अगर आपकी छोटी सी दुकान है, आप व्हाट्सएप से स्टार्ट करो, लेकिन आप डेटा रखो। अगर आप मालिक हो, अगर आपका कोई एम्प्लॉय भी नहीं है, अपने लिए भी डेटा रखो। तो आपके पास कोई ऐसा डेटा है क्या ओवरऑल इंडस्ट्री को डिफाइन करे कि कन्वर्जन रेट कितना होना चाहिए या फिर सीआरएम ने उसको कितना बदला है? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इसको इसलिए बोला गया होगा, आपके पास कितने कस्टमर हो सकते हैं, पाइपलाइन में कितने हो सकते हैं, नेगोशिएशंस में कितने हैं, तो उनके साथ आपको कहाँ पे क्या करना पड़ेगा, टच टू टच, एंड टू एंड। मान लो कोई कंपनी शुरुआत करता है, अगर वो 2 ही आदमी है तब भी उसको सीआरएम लेना चाहिए। मेंटल मेकअप आपका पहले दिन से होना चाहिए एज ओनर कि मैंने अपने पूरे बिजनेस को एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म पे लेना ही लेना है, मेरा एक एम्प्लॉय हो या 1000 बन जाए। अच्छा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं। इंडिया की रैंकिंग 63 है, कि रशिया की रैंकिंग अराउंड 28 है। क्या लगता है आपको कि इंडिया वहां तक पहुंच सकता है रैंकिंग में? ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि रशिया के अंदर तो लगभग 4 से 5 दिन में आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, ऐसा हमने सुना है। आपने इंडिया में जब बिजनेस स्टार्ट किया तो आपको कितने टाइम लग गया? इंडिया जैसे कंट्री में कस्टमर का आना, भगवान के आना बरोबर। वो आ रहा है और फिर आपका सेल्स या मार्केटिंग टीम या आप खुद उसको कैपिटलाइज नहीं कर पा रहे हो, दैट्स द फेलियर। सो रईस सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है द फाउंडर्स ड्रीम के अंदर। आप इंडिया में आए रशिया से इंडिया में, इंडिया से रशिया, रशिया से इंडिया। आप जिस कंपनी के लिए काम करते हैं अभी, राइट, बिट्रिक्स, वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है आज इंडिया के लिए जो नेसेसिटी बन चुका है। मतलब अगर वो कंपनीज लगाए नहीं उस सॉफ्टवेयर को तो शायद सेल्स का रिकॉर्ड, ट्रैकिंग और डेटा उनके पास ढंग से आएगा नहीं। और अगर सही से आएगा नहीं तो डिसीजन सही से ले नहीं पाएंगे। और डिसीजन सही नहीं लेने के कारण वो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को फायर कर देते हैं, इमोशंस में आके डिसीजन ले लेते हैं। जबकि बिजनेस जो चलना चाहिए वो हमेशा डेटा ड्रिवन ही होना चाहिए। इमोशनल वैल्यू एक हद तक आपके पास सही है कि आप किसी के साथ इमोशनली अटैच्ड हो, बट जब तक आपके पास डेटा सही आता रहेगा तब तक आपकी कंपनी अच्छी चलती रहेगी। जिस दिन डेटा गलत आया, योर कंपनी इज गोइंग टू शट डाउन। ये मेरी बुक का टाइटल भी है, वैसे मैंने एक बुक लिखी है। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर शो के अंदर। थैंक यू सो बिट्रिक्स सीआरएम के बारे में थोड़ा सी बताइए सर, क्या है ये? पहले तो आप अपनी बुक का नाम बताइए। योर कंपनी इज गोइंग टू शट डाउन। योर कंपनी इज इज गोइंग गोइंग टू टू शट। शट डाउन। कब आ रही है? आ गई सर, लॉन्च है। अच्छा, नाइस नाइस। हाँ, आपकी बात सही है। ये पहला एक कॉन्सेप्ट मैं बोल सकता हूँ बेसिक, जो है कि सीआरएम को, सीआरएम इटसेल्फ आया ही इसीलिए ना कि आप एक फनलाइजेशन कर सको, आपके लीड्स, डील्स, सेल्स, विजिबिलिटी में आप जा सको। तो लेकिन अभी का जो है, अगर हम 2025 की बात करें, कोरोना के बाद वाला जो हाइक हुआ, तो ये सारा डेफिनेशन ही चेंज हो गया। आज की डेट में मेरे जैसा पर्सन जो सीआरएम इंडस्ट्री में बैठा है, मैं इसको बोलना चाहूँगा बिजनेस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे एक स्टार्क कॉन्ट्रास्ट आ जाता है, क्योंकि अभी हम सेल्स में ही नहीं है, मार्केटिंग में ही नहीं है। कोरोना के बाद या इवन बाय द एड ऑफ टेक्नोलॉजी, जो भी टेक्नोलॉजी का पुश आ गया, राइट। यहाँ से 360 ऑटोमेशंस, 360 ऑनलाइन, 360 वर्चुअल ऑफिस भी बोल सकते हैं। ये सारी कंपनीज को करना ही पड़ा और करना पड़ रहा है। और अभी इसमें ऑटोमेशन का पार्ट भी आ गया। राइट। अभी इसमें आपके टास्क मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, टिकटिंग मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, ये सारा बैठ के एक प्लेटफॉर्म पे आ गया। इसको हम बोल सकते हैं बिजनेस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म, सेंट्रलाइज करके है सीआरएम से, लाइक ए ब्रेन। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमें समझना चाहिए, और यहाँ पे एसएमई से लेके एंटरप्राइज तक इसमें फॉल हो जाते हैं। अब ये सीआरएम, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, तो उसको सीआरएम नाम क्यों दिया गया है जब आप इसको एक ये बिजनेस टूल स्टार्ट बात जब कर रहे हो? हुआ था कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, अब आप देखिए एक कंपनी करके सेल्स फोर्स आई, राइट। जो सीआरएम को इन्वेंट करे। अभी भी अब आपको बोला जाएगा, पहली बार सुनोगे सेल्स फोर्स, आपको क्या लगेगा? कोई रिक्रूटिंग कंसल्टिंग होगी। राइट, हाँ बिल्कुल। तो नाम कुछ हमेशा अलाइन हो ये ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इसको इसलिए बोला गया होगा कि यहाँ पे आपका जो लीडिंग और फनलिंग हो रहा है, वो आपको एक 360 विजिबिलिटी मिल रहा था आपके सेल्स और मार्केटिंग को। आपके पास कितने कस्टमर हो सकते हैं, पाइपलाइन में कितने हो सकते हैं, नेगोशिएशंस में कितने हैं, तो उनके साथ आपको कहाँ पे क्या करना पड़ेगा, टच टू टच, एंड टू एंड। तो वो वहाँ पे आके आपका एक फनल मैनेजमेंट बन रहा था। आपका कोई भी कस्टमर हो जो लीड स्टेज पे हो, जो खरीदा नहीं हो,
जो खरीद सकता है या खरीदेगा भी नहीं या कभी आएगा भी नहीं, लेकिन आपके इकोसिस्टम को समहाउ टच कर गया किसी भी मार्केटिंग कैंपेन से, ऑर्गेनिक या कोई भी चैनल लगा के, तो उसका पूरा कस्टमर जर्नी आप मैनेज करोगे अब। राइट। इवन ही इज नॉट बाइंग, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि वो वाला हम हमेशा छूट जाते हैं। हम जब सेल्स के साथ बैठते हैं या मार्केटिंग के साथ बैठते हैं, हम रिजल्ट्स देखते हैं, तो वो कितना होता है हम सबको पता है। कन्वेंशनल यूनिवर्सल कन्वर्शन कितना होना चाहिए, 5%, 10% भी हो गया इनफ। तो जो 90% छूट जाता था, छूट जाता है, उसके साथ हम क्या करते हैं, राइट, क्या करता है? कैसे करते हैं, वो होना चाहिए एक्चुअल डेफिनेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ सीआरएम। दैट्स व्हाई आई वुड कॉल इट कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। बहुत बढ़िया बात बोली सर आपने। ये हर बंदे का एक पेन पॉइंट है ये, कि कन्वर्जन अपन यही मानते हैं कि अगर 100 लीड आ रहा है आपके पास में, तो 10 लीड आपसे इंटरेस्ट शो करेगा और 10 में से भी 2 या 3 ही कन्वर्ट होगा। बाकी का वापस जो 98 जो बच गया वापस, उसका क्या करते हैं? तो आपके पास कोई ऐसा डेटा है क्या कि जो ओवरऑल इंडस्ट्री को डिफाइन करे कि कन्वर्जन रेट कितना होता है, कितना होना चाहिए, या फिर सीआरएम ने उसको कितना बदला है, कितने परसेंट उसका इंप्रूवमेंट लेके आया है? क्योंकि अगर स्टैंडर्ड प्रैक्टिस 10% की है और सीआरएम भी 10% ही दे रहा है, तो फिर सीआरएम क्यों यूज किया जाएगा? नहीं, सीआरएम हम यहाँ पे इसलिए यूज़ नहीं कर रहे कि आपको कितना परसेंटेज आना चाहिए। आप कुछ भी यूज़ करो, आप एक एक्सेल शीट भी यूज़ करो, कोई भी मार्केटिंग चैनल लगा के कैंपेन करके, आपको जो 100 लीड्स आएँगी या रजिस्ट्रेशंस आएँगे, उसमें आप 5 या 10 कन्वर्ट कर रहे हो। बाकियों का आप क्या कर रहे हो? दैट्स व्हाट आई मेंट। अब अगर आप इसको सीआरएम में डाल रहे हो, तो एक सीआरएम ऐसा होना चाहिए जो आपका फनलिंग, जो आपका एंड टू एंड विजिबिलिटी दे, डेटा वाइज़, टच पॉइंट वाइज़। और यहाँ पे हर एक कस्टमर का एक जितना भी आप ज़्यादा डिटेलिंग निकाल सकते हो। जैसे आपके सेल्स टीम ने कस्टमर को कॉल किया, वो टेक्स्ट स्पीच, स्पीच टू टेक्स्ट, कॉल रिकॉर्डिंग्स, टाइमिंग्स, ये सारे वैल्यू फील्ड, जितने भी वैल्यू फील्ड्स बैठेंगे आपके पेज पे, जितना आप कस्टमाइज़ कर पाओगे, वो आपके सेल्स पीपल के लिए और आपके लिए अच्छा रहेगा। ये एक वजह है कि हम बहुत सारी इंडस्ट्रीज़, हम सारे लोग सीआरएम लेते हैं और कुछ महीनों बाद बंद कर देते हैं। बिल्कुल, मेरे साथ हुआ, मैंने खुद ने किया, 2 साल मैंने यूज़ किया, उसको बंद कर दिया। 2 चीज़ें होती है ना, 2 चीज़ें होती है यहाँ पे, ओनर क्या चाहता है हुँ, और टीम क्या चाहता है और कस्टमर्स क्या चाह रहे हैं। 3 हो गई यहाँ तो। मेरा एक पॉडकास्ट हुआ था कपल ऑफ मंथ्स बैक, उसमें ये पॉइंट हम ज़्यादा डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पे कस्टमर जर्नी मैनेजमेंट को कैप्चर होना चाहिए, हुँ, तभी तो हम इसको कस्टमर रिलेशनशिप बोलते हैं ना। राइट। तो वो कैसे होगा? वो ऐसे नहीं होगा कि आपने सीआरएम लगा दिया, आपने 2, 3, 4, 5 लाख खर्चे, आपका मार्केटिंग टीम या सेल्स टीम अपना निकाल रहा है उसमें और आपको दिखा रहा है एज़ ओनर कि अभिषेक ये हमारा परसेंटेज है, आप भी खुश हो, सब कुछ सही चल रहा है। चलो एक्सेल शीट से तो अच्छा हो गया या किसी और चीज़ से तो अच्छा होगा, कोई विज़िबिलिटी तो आ रही है मुझे। बट दैट्स, मैं तो उसको हाफ ऑफ द गेम भी नहीं कहूँगा, मैं उसको 25% बोलूँगा। राइट। 75% जो आपका डेटा वहाँ फँसा हुआ है बेस में, जो कन्वर्ट नहीं हो रहा है अभी तक, जिसमें आप अगर आप बैठोगे भी, आपके पास टाइम तो होगा ही नहीं एज़ ओनर। नहीं देख। अगर बैठोगे भी, आपको सेल्स या मार्केटिंग टीम से यही मिलेगा इन प्रोसेस। राइट। तो आपको थोड़ी ना टाइम है अब आप एक-एक लीड पे जाके चेक करोगे, वो तो माइक्रो मैनेजमेंट वाला काम बन गया। बिल्कुल नहीं कर सकते हो तो। तो वो तो माइक्रो मैनेजमेंट वाला काम बन गया। वो तो तब आप करोगे जब आप वो अंग्रेज़ी में क्या बोलेंगे हम, हिंदी में मुझे जम नहीं रहा है, आई एम माइक्रो सॉरी। मैनेजमेंट ही वी गेट मतलब। पिस्ड ऑफ विद द गाय राइट। आफ्टर एक्स नंबर ऑफ मंथ्स, यूर जस्ट, आप हर रोज़ सुन रहे हो इन प्रोसेस, इन प्रोसेस, इन प्रोसेस। इट्स नॉट अबाउट द गाय, ये उस बंदे का हम बात नहीं कर रहे या उस टीम का। यहाँ पे ये है कि अगर आपने कोई मैकेनिज़्म बिठा दिया, क्यों बिठा दिया? आपको एक एंड टू एंड विजिबिलिटी आना चाहिए। कौन खरीद रहा है, कौन नहीं खरीद रहा है, और जो नहीं खरीद रहा है, अगर वो 80% 90% है, जो आपको भी पता है, व्हाट आप क्या कर रहे हो उसके लिए? वो एक सीआरएम का प्रोसेस होना चाहिए। वो आप क्या कर रहे हो? आप यहाँ, आपसे क्या मुराद हो गया कि आप एज़ ओनर या आप मार्केटिंग हेड, अगर आप मार्केटिंग से पहले फाइनलाइज़ कर रहे हो, आपका सेल्स टीम, आपका सेल्स डायरेक्टर, ये लोग, आप क्या कर रहे हो? तो कन्वर्शन, पैसा बनाना, यहाँ से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कितना पैसा डाला, कितना पैसा आ गया, दैट्स जस्ट हाफ ऑफ द गेम। क्योंकि कस्टमर आपको देख रहा है, वो आप किसी भी चैनल में बैठ के उसको ला रहे हो, यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, कोई ऐड लगा दिया, कस्टमर तो आ गया ना। और इंडिया जैसी कंट्री में कस्टमर का आना, भगवान के आना इंटरेस्ट बरोबर। इंटरेस्ट भगवान का आना, इंटरेस्ट लाना,
फिर आपके प्लेटफॉर्म में आना, हाँ फिर रजिस्टर करना। और कई प्लेटफॉर्म्स में, मोस्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म्स में आपका वो डबल ऑथेंटिकेशन भी होता है, ओटीपी एंड ऑल दैट। हमारे में वो नहीं है बाय द वे। तो वो सब करके एक इंडियन कस्टमर हाँ जो कल्चरली कमर्शियली बहुत सेंसिटिव है राइट व्हेन इट कम्स टू बाइंग, हाँ वो आ रहा है, फिर बैठ रहा है आपके प्लेटफॉर्म में, और फिर आपका सेल्स या मार्केटिंग टीम या कोई भी टीम या आप खुद उसको कैपिटलाइज नहीं कर पा रहे हो, और वो उठ के जा रहा है या डॉर्मेंट हो रहा है या डेड हो रहा है, दैट्स द फेलियर। इतना बुरा लगता है सर। मेरी एक शॉप भी है, मैं एक छोटा बिजनेस रन करता हूँ, उसका नाम है सरप्राइज बाय मिस्टर व्यास गिफ्ट शॉप। अब वहाँ पे कस्टमर कुछ खरीदने आता है और मेरा सेल्स वाला वहाँ खड़ा रहता है, और उसको कुछ वो जब आता है तो आ गया वो इंटरेस्ट के साथ में कुछ लेने के लिए, कि बच्चे के बर्थडे है या फिर एनिवर्सरी है या फिर मेरे को हाउस वार्मिंग के लिए कुछ देना है। इंटरेस्ट के साथ एक तो वो आया पहली चीज़ तो, अब वो जो कन्वर्ट नहीं होता ना, वो सबसे बड़ा पेन है। ये देखिए ना, आप जब कोई प्लेटफॉर्म देने जाओगे मार्केट में, आपको हमेशा आप सुनोगे हमें किस लिए चाहिए, हम छोटी दुकान है। अब यहाँ पे आप देखो, अगर आपका डेटा या कोई टेक आपको हेल्प कर रहा है, आप छोटी ही दुकान क्यों नहीं हो, हाँ व्हाई नॉट? अल्टीमेटली डेटा ही है ना जो हमें डिक्टेट करना चाहिए, एब्सोल्युटली राइट। वेदर वी लाइक इट और नॉट। वो पता ही नहीं चल रहा है कि कस्टमर वो आके चला तभी गया। पता चलेगा ना। पता नहीं चला, वो चला गया कस्टमर, आपको लगा कि आपके पास तो कस्टमर ही नहीं आए, फिर आपको बिजनेस बंद करना पड़ता है। सबसे बड़ा पेन पॉइंट है ये। मैं तो इसको एक कल्चरली सेटअप में ही देखता हूँ। आप मुझसे एग्री करें, कोई करे, या ये ज़रूरी नहीं है कि मैं जो बोलूँ वही सही हो। हर किसी का अपना एक मेंटल सेटअप होता है। इंडिया एक हाई कंटेक्सचुअल सोसाइटी है। यहाँ पे रिलेशनशिप मैनेजमेंट इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जैसा एब्सोल्युटली, प्लेटफ़ॉर्म। तभी तो कैम पर्सन रखते हैं, की अकाउंट तो मैनेजर। इसको डेटाबेस करना चाहिए, स्लोली करना ही चाहिए और करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आप एक तरफ एआई की बात कर रहे हो, दूसरी तरफ आप बात कर रहे हो कि हमने हर चीज़ को ऑटोमेट कर देना चाहिए, होना चाहिए। यहाँ तक कि आप एक व्हाट्सएप अकाउंट, छोटे-छोटे दुकानदार बिज़नेस व्हाट्सएप अकाउंट लेके उसको ऑटोमेट करके वहाँ से सेल्स कर रहे हैं या वहाँ से मार्केटिंग कर रहे हैं ब्रॉडकास्ट चैनल्स बना के। वो भी तो छोटे दुकान है ना, क्यों कर रहे हैं? वो एक टेक्नोलॉजी का हेल्प तो ले रहे हैं। हम्म तो यहाँ पे ये चेंज हो रहा है, लेकिन इसको लीडर्स जो है इंडस्ट्री में, आप जैसे, उनको प्रोपेगेट करना चाहिए स्लोली एंड स्लोली। आपको एक पुश करना चाहिए इसमें। जो काम 10 साल में होना चाहिए, वो 10 महीने या 1 साल में होना ही चाहिए। राइट। एटलीस्ट फ्रॉम टियर 1 सिटीज़, जहाँ पे सारे सीएक्स बैठे होते हैं, जहाँ पे कंपनीज़ के हेड ऑफिसेज़ होते हैं, जहाँ पे आपका एक मार्केटिंग बज़ जाता है। तो ये चीज़ें बाहर आनी चाहिए। अगर आपकी एक छोटी-सी दुकान है, आप व्हाट्सएप से स्टार्ट करो, लेकिन आप डेटा रखो। अगर आप मालिक हो, अगर आपका कोई एम्प्लॉयी भी नहीं है, अपने लिए भी डेटा रखो। हम्म वो एक कल्चरल शिफ्ट में जाओ आप, कि चलो रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, फ़ोन उठा के बात कर ली। गुप्ता साहब, ठाकुर साहब, जो भी है, माल कब आ रहा है या कब नहीं दे रहे हो, क्यों नहीं दे रहे हो? भाई, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मेरा अपना, वो बोलते हैं ना, वो जो हम जार्गन्स यूज़ करते हैं, राइट। मेरे बिज़नेस का ये हाल है, वो हाल है, आपसे सब कुछ चल रहा है, ऑल दोज़ थिंग्स। तो ये तो ठीक है, ये हमारा कल्चरल, लेकिन इसको डेटा बेस्ड, टेक बेस्ड अ, टेक्टोनिक शिफ्ट मैं नहीं बोलूँगा। एक स्विफ्ट ऑर्गेनिक शिफ्ट की तरफ लेना ही चाहिए, और जब वो होगा, आपका हर डिसीजन डेटा बेस्ड होगा। राइट। आप डेटा की बात तो कर रहे हो सर, मतलब ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि डेटा ड्रिवन काम होना चाहिए, कि आपकी इस कंपनी के लिए क्या काम करते हो, कैसे काम करते हो। बट मैं एक इंडिया की एक विडंबना और बताता हूँ, कि इंडिया में लोग बिजनेस मूड बेस्ड पे करते हैं, कि आज मेरा मूड नहीं है, मतलब तुमने मेरा मूड खराब कर दिया है, तुमने मेरा फ़ोन नहीं उठाया है, तुमने मेरे से बात नहीं करी, तो मैं तुम्हारे साथ धंधा नहीं करूँगा। वो ये नहीं देख रहे कि पिछले 1 साल से आपके साथ काम कर रही है, तो मेरे साथ आप भी थी, और मैं जितने भी फाउंडर्स के साथ बात करता हूँ, तो वो भी ये सेम बात बोलते हैं, कि यार अभिषेक जी, यार मतलब अगर उससे रिलेशनशिप मेंटेन नहीं किया है, उसका फ़ोन नहीं उठाया, बात नहीं करी, तो धंधा चला जाएगा पूरा। सेम मेरे साथ हो रहा है। बट जबकि उस पर्टिकुलर कंपनी के साथ आप 1 साल से काम कर रहे हो, कि नहीं आपका हमने रिज़ल्ट ओरिएंटेड किया है, आपने मेरे को साल में 50 लाख रुपए दिए, करोड़ रुपए दिए, हमारा काम अच्छा हो रहा है। बट सिर्फ़ एक आपने रिलेशनशिप अच्छा मेंटेन नहीं किया उससे, वो पूरा वहाँ पे क्रॉस हो जाता है। सेकंड्स लगते हैं यहाँ पे। इन चीज़ों को हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन एड कर सकते हैं, स्लोली एंड स्लोली, दैट्स व्हाट आई सेड। अच्छा, बिट्रिक्स के बारे में थोड़ी-सी और बात करते हैं। बिट्रिक्स के थोड़े-से आप कोर फीचर्स बताओगे, क्या-क्या कोर फीचर्स हैं इसमें? मैं आपको ये बता सकता हूँ कि प्री सेल्स में, जब तक एक कंपनी स्टार्ट करती है, कोई भी कंपनी हो, छोटी से बड़ी, हम पहले मार्केटिंग देखते हैं, फिर हम प्री सेल्स देखते हैं, फिर हम सेल्स देखते हैं।
और फिर हम अकाउंटिंग का भी एक पार्ट देखते हैं, जहाँ तक आपका इनवॉइसिंग तक बोल सकते हैं। लास्ट इन्वॉइसिंग तक मतलब सारे पार्ट इनवॉइसिंग आ गए। तक नहीं, इनवॉइसिंग क्या बोल सकते हैं, कोटेशन तक बोल सकते हैं। कोटेशन तक ये आपका 60% है, 70% है किसी भी कंपनी का। इसमें सब कुछ आता है, इसमें सेल्स आ गया, मार्केटिंग आ गया, आपका मैनेजमेंट ऑफ डेटा आ गया, ऑटोमेशंस आ गया, प्रोजेक्ट आ गया, इंटरनल टास्क मैनेजमेंट आ गया, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट आ गया। ये सब बिटटेक्स देता है, ऑल इन वन। यहाँ पे अगर आप मार्केट में देखना चाहोगे, क्लैरिटी, फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी कि कैसे होना चाहिए, कैसे हो सकता है, ज़ोहो वन है। उनका एक वो है जहाँ पे आप ज़ोहो सीआरएम ज़ोहो है सारा ना? ले सकते हो, राइट। ज़ोहो वन। हाँ। लेकिन अगर आप ज़ोहो सीआरएम लोगे तो आप यहाँ पे सीआरएम ही ले रहे हो। ज़ोहो बुक्स ले रहे हो तो बुक कीपिंग का ही ले रहे हो। तो ये सारी चीज़ें एक जगह हो, उसको आप बिटरिक्स 24 बोल सकते हो आज की डेट में, वहाँ से इंडिया अपन के लिए। कंप्लीटली पूरा ले सकते हैं। ये यहाँ पे अच्छा आपको मुझे सारा हाँ, कुछ आ रहा है। यहाँ ये बताओ कि जैसे मान लो कोई कंपनी शुरुआत करता है, तो अगर वो 2 ही आदमी हैं, तब भी उसको सीआरएम लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? मैं तो ये बोलूँगा, सीआरएम लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, ये डिस्कशन होना ही नहीं चाहिए। अच्छा, होना ही नहीं चाहिए। उसको यही लेना देखना चाहिए कि मैं अगर काम कर रहा हूँ, मैं डेटा के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकता। सर्वाइव ये नहीं होता आप पैसा कितना बना रहे हो। अगेन, सर्वाइव ये होता है कि देखिए हम उस एज में अभी है, हम यहाँ पे फ़ोन उठाने का हमारे पास टाइम नहीं हो सकता है कभी। राइट। तो वो जो कल्चरल है कि आपने फ़ोन उठाया, नहीं उठाया, वो मिटिगेट होना चाहिए हुँ। और होना ही चाहिए। क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होगा सच में। आप कितनी कॉल्स उठा सकते हो या कर सकते हो। मैसेजिंग्स पे आप चले गए, तो तभी तो आपका वो व्हाट्सएप ब्रॉडकास्टिंग वाला हो गया, व्हाट्सएप बिज़नेस मैसेजिंग हो गया, या कोई सीपैस का चैनल हो गया जो अभी ग्रो कर रहा है। क्यों ग्रो कर रहा है? क्योंकि लोग कॉलिंग से टेक्स्टिंग पे जा रहे हैं, राइट। टाइम नहीं है। तो यहाँ पे भी जब आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो, छोटा ही बिज़नेस क्यों ना हो, आपको ये पता होना चाहिए कि जो टेक है, जो डेटा है, जो चेंजिंग प्लेटफ़ॉर्म्स भी है, जो कंटिन्यूअस चेंज आ रहा है टेक में, एआई को लेके या एआई से पहले भी, ये मेरे बिज़नेस को डिक्टेट करेगा, मैं चाहूँ या ना चाहूँ। तो आपको तैयार रहना है। अगर आप एक एक्सेल शीट से भी स्टार्ट कर रहे हो, एक गूगल डॉक से भी स्टार्ट कर रहे हो, या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक सिंपल प्लान लेके चल रहे हो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, मेंटल मेकअप आपका पहले दिन से होना चाहिए एज़ ओनर, कि मैंने अपने पूरे बिज़नेस को एक प्लेटफ़ॉर्म, यूनिफाइड प्लेटफ़ॉर्म पे लेना ही लेना है। मेरा 1 एम्प्लॉयी हो या 1000 बन जाए। मैंने तो ये गलती करी है सर, मतलब मैं लिटरली बता रहा हूँ कि इट्स अ बिग मिस्टेक ऑफ माइन कि जो है ना, मैं शुरू से चाहता था कि हर चीज़ डेटा ड्रिवन हो। जब मैंने कंपनी स्टार्ट करी थी, आज मुझे कंपनी स्टार्ट किए हुए 4 साल हुए हैं। डेटा इतना क्लटर हो चुका है ना आज की तारीख में कि मैं कभी कुछ माँगता हूँ, कभी कुछ माँगता हूँ तो मिलता नहीं मेरे को। तो अगर ये मेरा पेन पॉइंट है ना, तो ये हज़ारों, लाखों, करोड़ों जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, उन सबका एक पेन पॉइंट बनेगा अगर वो एक डेटा को एक जगह पे लेके नहीं आएँगे। ये तो मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो मैं तो खुद वापस से यूज़ करने वाला हूँ इस चीज़ को, बट कैसे करूँगा वो देखते हैं, बट ये डिफरेंट। मैच्योर स्टेज ऑफ बिज़नेस है। हाँ। और जैसे रिलेशनशिप में आपने बात करी, फ़ोन उठाना, फ़ोन नहीं उठाना, सेम विद द बिज़नेस। यहाँ हाँ। पे ये मैच्योरिटी आना ही चाहिए, क्योंकि आप ह्यूमन्स, एज़ ह्यूमन्स, आप नहीं कर सकते। एक लेवल के बाद आप अपने एम्प्लॉयी को पुश नहीं कर सकते। एक लेवल के बाद अपने डिपार्टमेंट को भी पुश नहीं कर सकते, और वो भी तब जब आपका सारा चेंज हो रहा है वहाँ से भी। तो पहले तो आप वो इंडिया में भी हायरार्कियल सिस्टम अभी भी है, लेकिन ख़त्म हो रहा है। हाँ, तो अब आप एक एम्प्लॉयी के साथ फ्रेंडशिप भी आपको रखनी पड़ेगी, लंच डिनर पे भी जाना करना पड़ेगा, पड़ता है सर। इवन वीकेंड्स पे भी आपको कुछ करना पड़ेगा। तो फिर आप माइक्रो मैनेज कैसे करोगे? यू कांट बी 2 एट वन टाइम। ये वाला प्रोसेस भी खत्म हो रहा है जो आप बोल रहे हो तो कि यहाँ पे अगर मैनेजर्स, एक लीडर्स। तरफ आप तो एक एम्प्लॉयी के साथ फ्रेंडली होना ही होना है हाँ, आपको, दूसरी तरफ से आप उसको पुश भी नहीं कर सकते। तो अगर वो काम भी नहीं कर रहा है, तो क्या होने वाला है? ही इज़ ऑल्सो गोना पेरिश, यू आर ऑल्सो गोना पेरिश। सिंपल रूल होना चाहिए कि बंदे का ये जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये चीज़ है, ये दिख रहा है, ये डेटा है, ये काम इस तरह से करता है। अगर सब ठीक है तो ओके, ओके, अगर सब ठीक नहीं है तो फिर ओके। ओकेआर इज़ द बैकबोन। हाँ। ऑब्जेक्टिव की रिजल्ट्स। आपका कोई भी एम्प्लॉयी हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी काम हो, जब तक आप एक टारगेट बेस्ड डेटा नहीं दे रहे हो उनको, माइलस्टोन नहीं दिखा रहे हो एज लीडर, आप कितने अच्छे लीडर हो या कितने बुरे लीडर हो, वो इफेक्ट ही नहीं करना चाहिए आपके काम पे। मैं तो इस लेवल पे सोचता हूँ। आज इस पॉडकास्ट के उठने के बाद शायद मेरी तो लाइफ चेंज हो जाएगी, मतलब मेरी कंपनी की भी चेंज हो जाएगी, आई एम 100% श्योर।
थोड़ा सी प्राइसिंग मॉडल पे डिस्कस करते हैं। प्राइसिंग किस तरह से है, और ये जो आपका सीआरएम है, ये ना दूसरे प्लेटफॉर्म से क्यों अलग है और क्यों लेना चाहिए? हम अलग कुछ भी नहीं है, हर कोई सेम है। प्लेटफ़ॉर्म सेम होता है। मैं यहाँ इसलिए नहीं बैठा हूँ कि मेरा ले लो, ये हाँ। सबसे बेस्ट है। हर कोई प्लेटफ़ॉर्म सेम होता है, लेकिन आप कस्टमर सेंसिटिविटी को कितना समझ पाते हो, कितना समझ सकते हो, आप किस हद तक कस्टमाइज़ेशन दे सकते हो, आप किस हद तक पेन पॉइंट खत्म कर सकते हो, आप और ये सारा करने में आप कॉम्प्लेक्स भी नहीं बन रहे हो। जैसे आपने भी सीआरएम यूज़ किया है, आप अभी मुझे पॉडकास्ट से पहले बोल रहे थे, आपने राइट। कोई कंपनी का हुँ। सीआरएम यूज़ किया, आपको कॉम्प्लेक्स लगा, हाँ, वो टू लेकिन बेस्ट कॉम्प्लेक्स है। सीआरएम है, हुँ। ओके? वो मुझे भी पता है बेस्ट है, आपको भी पता है, फिर भी आपने छोड़ दिया, क्यों? राइट, कॉम्प्लेक्स लगा, राइट। क्योंकि वो आपको सब कुछ देना चाहते हैं, वो अपनी तरफ से अच्छे हैं, तो वो सब कुछ देने के चक्कर में ना कॉम्प्लेक्स नहीं बनना चाहिए। हुँ। आपका मार्केटिंग, आपका सेल्स, आपका एचआर, कोई भी डिपार्टमेंट हो, जब वो बिट्रिक्स 24 स्टार्ट करे, उनको ये ईज़ ऑफ एक्सेस लगना चाहिए। उनको लगना चाहिए कोई डिसरप्शन नहीं हुआ। उनका जो डैशबोर्ड है जहाँ पे वो काम करेंगे कल से या आज से, उनको कोई चेंज नहीं लगना चाहिए। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप उसी चीज़ को अपनी लाइफ में रखते हो जो आपको अच्छी लगती है। वो आपकी रिलेशन हो, वो आपका बिज़नेस हो, वो आपका काम हो। तो इतने मैसेंजर चैनल्स आए हैं फॉर लास्ट 1 एंड हाफ डेकेड, व्हाट्सएप ही क्यों टिका है? हुँ। सो हाँ, ईज़ ऑफ एक्सेस ईज़ अच्छा ऑफ लगता एक्सेस है। अच्छा लगा। राइट। इसी तरह जब आप बिट्रिक्स में जाओगे, हम सब सारी चीज़ें एक जगह बिठा के बैठे हैं, बट वी आर नॉट कॉम्प्लेक्स। जब आप लॉगिन करोगे, आपको एक ऑप्शन आएगा, सीआरएम के लिए जा रहे हो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए जा रहे हो, इस चीज़ के लिए जा रहे हो, इस चीज़ के लिए जा रहे हो, आप वो वाला सेलेक्ट कर रहे हो। हुँ। उसके बाद बाकी चीज़ें तो हट गई फॉर द टाइम बीइंग। फिर जब उस वाले में जा रहे हो आप, लेट इट बी सीआरएम, जब आप सीआरएम में भी जा रहे हो, आपको होम पेज पे एक कस्टमाइज्ड ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे अगर 10 चीज़ें दी गई है, आप 10 हटा के 4 ही रख सकते हो। क्योंकि आप एक छोटा बिज़नेस हो, आपको 1000 चीज़ें नहीं चेक करनी है, आपको चाहिए भी नहीं, राइट। आप वो हटा दो, आप वो 5 चीज़ें रखो जो आपको चाहिए। उन 5 चीज़ों से आप काम स्टार्ट करो। जब आपको एक सीख मिलेगा, आप खुद भी इसमें आपको लगेगा ये वाला भी पैरामीटर भी होना चाहिए, ये वाला वैल्यू फ़ील्ड भी होना चाहिए, या ये वाला ऑप्शन भी होना चाहिए, या ये वाला फ़ीचर भी होना चाहिए, फिर आप अनपैक करते जाओगे। तो आप विद द पैसेज ऑफ टाइम उसको बढ़ाते जाओगे। तो यहाँ पे ये भी एक बहुत बड़ी वजह है, जो हम गेम चेंजर बनाना चाहते हैं इंडिया में। इसीलिए हम पार्टनर के थ्रू सेल करते हैं। क्योंकि जो रीसेलर जितना साउंड होगा, स्ट्रॉन्ग होगा और लोकल सपोर्ट होगा उसके पास, वो ये चीज़ें समझा सकता है कस्टमर को। एब्सोल्युटली और खुद को पेन पॉइंट होगा तो समझा सकता है। शायद आप थोड़ा सरप्राइज़ होंगे, बिट्रिक्स 24 में हम क्या करते हैं, हम कस्टमर को सीधा रीसेलर को देते हैं, जो ही वो रजिस्टर करता है। ऐसा शायद कोई कंपनी नहीं करेगा। आप इतना पैसा खर्च रहे हो, फिर आप अपना ही कस्टमर रीसेलर को दे रहे हो, उसको बोलो कि आप इसमें कमाओ भी और मेरा हिस्सा काट के मुझे वापस कर दो। राइट। ये थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, लेकिन यहाँ पे एक विज़न है। नहीं, बट ये सही है। इससे क्या, इस चीज़ से सर बहुत फ़ायदा है। मतलब मैं आपको जो फाउंडर का पर्सपेक्टिव है, मैं आज इस पॉडकास्ट में आपको बताता हूँ। फाउंडर का ये पर्सपेक्टिव है कि यार मैं किसी के लिए काम करूँ, मैंने अगर उसको सामने वाले को कनेक्ट कर दिया, तो फिर मेरा काम पत्ता कट जाएगा। मेरे थ्रू बिलिंग हो, मेरा क्लाइंट मेरे पास रहे, मेरा सेव, मेरा सब कुछ सही रहे, तब तक सब सही है, तब वो जी जान लगा के काम करेगा। पर जैसे ही अगर रीसेलर ने अगर सामने दोनों कनेक्ट कर दिया, वो आगे काम नहीं करेगा। एग्ज़ैक्टली। और यहाँ पे ईज़ ऑफ एक्स देखिए, जब आप रीसेलर के थ्रू आप ले रहे हो ना, वो आपकी कस्टमाइज़ेशंस, इंटीग्रेशंस को भी समझता है। आपको लोकल सपोर्ट भी दे रहा है, लोकल सर्विस प्रोवाइडिंग भी दे रहा है, कोई ऐसा आपको फीचर चाहिए जो बिट्रिक्स में ना हो, कोई सर्विस ऐसी चाहिए जो बिट्रिक्स में ना हो, तो वो आपको वो कनेक्ट करके दे सकता है। राइट। जैसे टेलीफ़ोनी हो गया, हुँ। हमारे मार्केट प्लेस में हज़ारों ऐप्स हैं, हंड्रेड्स ऑफ ऐप्स हैं, जहाँ पे आप कनेक्टर लगा के कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन अंदर जो फीचर्स होते हैं कभी-कभी वो आपका लोकल रीसेलर समझ सकता है। आपको वो अच्छे से हेल्प कर सकता है। सो दैट कि अगर आप एक प्रोडक्ट ले रहे हो, आप इसको लाइफ़ टाइम के लिए ले लो, नॉट जस्ट टच, फ़ील एंड एक्सपेरिमेंट। तो ये एक बहुत ज़रूरी है आईटी प्रोडक्ट में। एब्सोल्युटली तो राइट। दैट्स व्हाई हमारे पास रीसेलर मॉडल है। हम चाहते हैं हमारा पार्टनर वो पूरा हम उसको एक पूरा एड देते हैं, पूरा वेपनाइज़ करते हैं। और हमारे बिट्रिक्स में हमारा एक पंच लाइन लेगेसी भी है। हम बिलीव करते हैं डिवाइड में। जब हम डिवाइड करते हैं वो ऑटोमैटिकली मल्टीप्लाई होता है।
तो वो बिजनेस का फंडा होना चाहिए। थोड़ा समझाओ ऑफिस कैसे करेंगे मतलब। जैसे मैं आपको दे रहा हूँ, मैं आपको नरिश कर रहा हूँ एज रीसेलर, तो आप तो मेरे से लीड भी लोगे, कस्टमर भी आप ही देखोगे, एक अच्छा खासा परसेंटेज भी आप ही के पास जाएगा। तो मैं तो अपना बिजनेस काट रहा हूँ ना, डिवाइड कर रहा हूँ ना, लेकिन अल्टीमेटली मैं डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। क्योंकि अगर आपके पास 10 कस्टमर आ रहे हैं, वो 10 के 10 उनका रिटेंशन पावर पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगा अगर आप लोकल सपोर्ट दे रहे हो, और आपका टीम बढ़ेगा, और आप खुद भी रेवेन्यू लाओगे, आप खुद भी मार्केट जाओगे, तो आप 10 कस्टमर के लिए मेरे साथ नहीं होंगे, आप इसको 100 बनाना ही चाहोगे। तो कोई भी ओनर ये नहीं चाहेगा कि उतना ही बिजनेस हो जितना है। तो अगर आप 10 मेरे 10 से आप स्टार्ट कर रहे हो, तो ये 10 से आपको स्टार्ट करने में एक एनर्जी मिला, एक आपको विजन मिला जो मैंने दिया। लेकिन अब आप एज ओनर इसको 10 से 100 ले रहे हो ना, तो वो तो ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई हो गया ना। अच्छा, जो ब्रिट्रिक्स है वो 2000 में आई थिंक स्टार्ट हुआ, 2012 2012 में, और 2024 में इंडिया आया। हम रशिया से स्टार्ट किए, उम, उसके बाद हम इसको ग्लोबल करे। ग्लोबल हो गया। 2012 से ये स्टार्ट हुआ, हम इंडिया में भी 2012 से है। अच्छा, इंडिया में 2012 हाँ, से है। हमारे बहुत अच्छे कपल ऑफ गोल्ड पार्टनर्स हैं, जिनको आप बिट्रिक्स की वेबसाइट पे भी दे सकते हो, पार्टनर पेज पे। तो वो हमारे साथ काम कर रहे हैं तब से। अभी हम यहाँ पे क्या क्या सोच के आए कि हमें इंडिया में इसको स्केल करना चाहिए, क्योंकि इंडिया सर्विस सेक्टर है। हम बाकी वर्ल्ड को सर्विस देते हैं, बहुत सारी सर्विसेज देते हैं, जिसमें आईटी का एक अच्छा खासा वो परसेंटेज होता है। परसेंटेज है, राइट। तो वहाँ पे अगर ऐसा प्लेटफॉर्म आ रहा है बिट्रिक्स 24, जिसको आप बिजनेस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म बता रहे हो, तो ये इंडिया वाले मार्केट के लिए सुपर कंडीसिव है। तो अगर हम यहाँ नहीं होके भी बेच रहे हैं, यहाँ नहीं होके भी हमारे हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ क्लाइंट्स है, तो हमारे यहाँ आने से वो बढ़ जाना चाहिए, और लोगों को ज़्यादा पता चलना चाहिए। और उसी का एक स्टेप है कि मैं आपके साथ बैठा हूँ अभी, सो दैट कि कल को आपके थ्रू, आपके नेटवर्किंग के थ्रू हमें लोग जाने श्योर, बिट्रिक्स क्या क्या है। है। तो क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ ही नहीं पूरे वर्ल्ड में ये होता है, पहले आप नीड पैदा करते हो, फिर उसका एक सुपर मार्केटिंग करते हो, फिर बेचना स्टार्ट करते हो, और प्रोडक्ट आपका कभी कंप्लीट होता ही नहीं है। तो अब यहाँ पे उल्टा है, राइट। प्रोडक्ट कंप्लीट है, हाँ, बेस्ट है, सुपर बेस्ट, और यहाँ आपके पास इतना ह्यूज मार्केट पड़ा है मार्केट इंडिया भी का, रेडी है। मार्केट भी रेडी है, और अब आप इसको दे के लोगों को दे रहे हो थ्रू यू, थ्रू रीसेलर्स। तो ये एक मिशन पॉइंट होना चाहिए मेरे जैसे बंदे का, जो कैरी कर रहा है बिट्रिक्स को। पर आपकी क्या भूमिका रही है पूरी कंपनी में। मैं इंडिया से स्टार्ट किया हूँ। हाँ। अगर मैं बिट्रिक्स की बात करूँ, मैं इंडिया से स्टार्ट किया हूँ, तो अभी पहला ही साल खत्म हुआ है, कैलेंडर ईयर, और हमारा पूरा मिशन है कि हम इंडिया को पूरा, वी कुड सर्व इट बेटर, इट विल टेक ईयर्स, वो हमें भी पता है। तो इसको इफेक्टिवली, रिलीजियसली कैसे करें, उसमें सीखना भी बहुत पड़ रहा है एवरीडे, और उसमें बहुत सारे सरप्राइजेस भी आ रहे हैं, और अच्छी चीज़ें भी आ रहे हैं। तो मिशन स्टेटमेंट यही है कि कम से कम इंडिया में जो भी सर्विस सेक्टर है, जिनको बिट्रिक जैसा प्रोडक्ट चाहिए, उनको कम से कम ये पता हो कि हम एग्जिस्ट कर रहे हैं। फिर उनको वो कैसे ले, कब ले, वो उनका, दैट्स ऑलवेज उनका टेक है। अच्छा, बिट्रिक्स के यूजर बेस में अभी स्टार्टअप है, एमएनसीज है, या फिर बिग एंटरप्राइज है। सारे, सब क्योंकि लोग हैं। हमारा एक प्रोडक्ट का ब्यूटी ये है, हम हर किसी के लिए फिट होते हैं। जैसे मैं अभी बोला आपको कपल ऑफ मिनट्स बैक, कि एक यूजर से भी स्टार्ट होता है, 2 यूजर से भी स्टार्ट होता है, और थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स भी है। हमारे तो बहुत बहुत बड़े क्लाइंट्स भी इंडिया में है, जो टेस्टिमोनियल्स, अगर आप या कोई भी ऑडियंस जो हमारा पॉडकास्ट देखेगा, हमारे बिट्रिक्स पेज पे जाके, लिंक्डइन या यूट्यूब पे जाके, हम आप हमारे हंड्रेड्स ऑफ टेस्टिमोनियल्स दे सकते हो। उसमें टेन्स आर फ्रॉम इंडिया, कि क्लाइंट हमें यूज कर रहे हैं और वो टेस्टिमोनीज दे रहे हैं, वो कैसे फील कर रहे हैं। बट सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की बात करते हैं कि कोई भी अगर सीआरएम यूज कर रहा है तो उसको ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। वो कैसे सॉल्व करोगे। 2 चीज़ें हैं इसमें, इसमें 2 साइड्स हैं। एक, अगर कंपनी का टीम अच्छा है, छोटी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, लेकिन टीम अच्छा है, तो वो टीम खुद भी देखती है, क्योंकि हमारा ओपन सोर्स कोड है, और हमारा हेल्प डेस्क है, सारी चीज़ों का जवाब मिल जाता है। लेकिन अगर टीम अच्छी नहीं है या वेल वर्स्ड नहीं है, हम्म। तो
हम हमारा एक ऑटोमेटिक कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म कम्युनिकेशन बिठा के रखा है हमने। जो ही आप बिल्ट्रिक्स में आते हो, अगर आप खुद भी यूज़ करना चाहोगे विदाउट एनीवन्स हेल्प, फिर भी आपको आता रहेगा इम्प्लीमेंटेशन फॉर्म कर सकते हैं, नोटिफिकेशंस। इजीली जहाँ कर पे सकते आप हैं। इम्प्लीमेंटेशन फॉर्म फिल अप करते हो, तो हम आपको इमीडिएटली एक लोकल रीसेलर को अटैच करके देते हैं। ओके। तो वो ऑटोमैटिकली वो सारा ऑटोमैटिक है, आपको कॉल आ जाएगा, आप किसके साथ कम्युनिकेशन होगा, वो पार्टनर हमारा होगा, वो आपका इम्प्लीमेंटेशन में आपकी हेल्प करेगा, ट्रेनिंग्स में आपकी हेल्प करेगा, आपको डेमो फिर से देगा और आपको पूरा समझा के रखेगा, फिर आप खरीदो। अच्छा, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस की बात करते हैं। इंडिया में वैसे भी बिज़नेस करना वैसे बहुत ज़्यादा टफ होता है, गवर्नमेंट कंप्लायंसेस बहुत ज़्यादा है, और आई थिंक इंडिया की रैंकिंग 63 है और रशिया की रैंकिंग अराउंड 28 है। क्या लगता है आपको, क्या इंडिया वहाँ तक पहुँच सकता है रैंकिंग में? आप भी बिज़नेस अभी ये स्टार्ट एक किए हैं। बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है टू बी हुँ, ऑनेस्ट, क्योंकि इसमें मैटर करता है ना, इसमें कंट्री का जियोग्राफिकल लोकेशन, बिज़नेस लोकेशन भी मैटर करता है। हाँ, तो रैंकिंग में मैं सच में जाना ही नहीं चाहूँगा। अच्छा। इसलिए नहीं कि इट्स नॉट माय कंफर्टेबल टॉपिक, क्योंकि जब आप देखते भी हो रशिया जैसी कंट्री में या अमेरिका जैसी कंट्री में या यूरोप की किसी कंट्री में या एशिया की किसी कंट्री में, आप कैसे बिजनेस करते हो, वहाँ के प्रोज एंड कॉन्स क्या होते हैं, वहाँ का डिमांड क्या होता है, सप्लाई क्या होता है, वो भी इफेक्ट करता है ना, वो मैटर करता है। तो रैंकिंग्स तो बाद में आती है, और रैंकिंग्स करने का एक वो डेटा सेट अलग भी हो सकता है, लिमिटेड भी हो सकता है। हुँ, तो ईज़ ऑफ और ये तो बदलता रहता है ना। आज आपकी एक पॉलिसी है, कल को 6 महीने बाद और एक पॉलिसी आ गई, या अगर अच्छी पॉलिसी है, एक बुरी पॉलिसी ने अच्छी वाली को ख़त्म किया, तो ऑब्वियसली इफ़ेक्ट हो जाएगा, और वाइस वर्सा भी होता है। एक पॉलिसी से सारा चेंज होता है। चलो दूसरी बात कर लेते हैं यहाँ पे कि आपने जब बिज़नेस स्टार्ट किया इंडिया में, जैसे रशिया के अंदर तो लगभग 4 से 5 दिन में आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो, ऐसा हमने सुना है। और डेटा पॉइंट्स हमारे पास कुछ तो उसके अकॉर्डिंग हमने देखा है। और इंडिया में अगर बिज़नेस स्टार्ट करते हो तो 45 डेज़ लग जाते हैं। आपने इंडिया में जब बिज़नेस स्टार्ट किया तो आपको कितने टाइम लग गया? टाइम लगा, थोड़ा सरप्राइज़िंग भी लगा। अ, हमने तो ख़ैर बड़ा कंपनी रजिस्टर नहीं करा, क्या रजिस्टर करने में तो आप बड़ी हो, छोटी हो, प्रोसेस एक ही है। मुझे क्या लगा कि इसमें ज़्यादा यूनिफ़िकेशन हो सकता है। अच्छा है, बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है। बहुत सारी चीज़ें ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन। ज़्यादा यूनिफ़ाई हो सकता है, और सेंट्रलाइज़ ज़्यादा हो सकता है। जैसे आपका टैक्स हो गया, आपका ट्रेडमार्क के लिए अलग से जाना पड़ेगा, आपका जीएसटी के लिए अलग से जाना पड़ेगा। तो ये सारे पोर्टल्स को भी यूनिफ़ाई समहाउ कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। एक छोटा-सा मैं आपको बोलूँगा, क्योंकि हम बिलीव करते हैं हम अच्छा प्रोडक्ट बनाएँ हमेशा। और हम बिलीव करते हैं कि इसमें जितना भी खर्चा हो, जितना भी टाइम लगे, हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। जब हमने इंडिया में स्टार्ट किया, हमने पेमेंट गेटवे लिया, हुँ, एक सर्टेन कंपनी का। तो वहाँ से हमने क्या देखा कि हमारा अगर कस्टमर हमारा जो कोटेशन में इनवॉइसिंग में जा रहा है, तो उसके पास अच्छा नहीं होगा कि अगर वो सारी डिटेल्स फिल करे, जीएसटी, कंपनी, तो ये कैसे कर सकते हैं? तो फिर हमने खुद ही रिसर्च करा। हमारे कंसल्टेंट को भी नहीं पता था, लोकल कंसल्टेंट को। पता होना चाहिए, ये आपके क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। पता होना चाहिए, मार्केट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं। मुझे अभी भी याद है, मेरे कंसल्टेंट ने बोला ये तो जीएसटी वाला काम है, इनके पास तो ऐसा है नहीं कुछ। हुँ, फिर मैं खुद ही रिसर्च किया। हमारे अच्छे एम्प्लॉइज़ बैठे थे ओवरसीज़ में, नॉट इंडियन, नॉट इवन वन पर्सन। फिर भी वहाँ से बैठ के हमने चेक करा, थैंक्स टू माय गुड टीम आउट देयर। हमने देखा कि एक कंपनी करके है, उनका एपीआई है, वो आप इंटीग्रेट करो पेमेंट सर्विस के साथ। जो ही आप कस्टमर का जीएसटी नंबर डालते हो, उनका सारा इन्फॉर्मेशन अपने आप फेच होता है, है। और खुद ही फेच होके इंटीग्रेट भी हो रहा है। हाँ, तो आपको ऑटो इनवॉइस जनरेशन में हेल्प मिलता है। हाँ, तो ये फीचर शायद आपके लिए या सबके लिए सुपर इम्पोर्टेंट ना हो। लेकिन जब आप आईटी में बैठे हो, जब आप ईज़ ऑफ एक्सेस की बात करो, हर किसी चीज़ को ऑटोमेट करने की बात कर रहे हो, इट मैटर्स अ लॉट। राइट। तो आप क्यों अपना एक फॉर्म फिल अप करने में बैठोगे जब आपको इमीडिएटली पेमेंट करके यूज़ करना है? तो अगर आप जीएसटी डाल के आपका सारा फेच हो रहा है, दैट्स इट। आपका सेकंड स्टेप है पे। राइट, वहीं कस्टमर रुक जाता है कि अरे यार, अब तो कंपनी का नाम डालना पड़ेगा, जीएसटी डालना पड़ेगा, ये डालना पड़ेगा, वो यही डालना होता है ना, पड़ेगा, यही और होता वहाँ है। पे कस्टमर कहेगा छोड़ो यार, इसको नहीं करते यूज़। हम ओटीपी भी नहीं रखे हैं हाँ, ऑथेंटिकेशन के लिए, जबकि मुझे भी पता है ये होना चाहिए। इंडिया जैसे मार्केट में बहुत सारा स्पैमिंग हो रहा है। आप खुद मार्केटिंग में हो, आपको पता होता है कि आप कोई भी कैंपेन बिठा लो, कितने एक्चुअल यूज़र्स आ रहे हैं।
कितने फेक या स्पैम्स आ रहे हैं, राइट। फिर भी हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहले देखें, एक्सप्लोर करें। लेकिन आपकी बात सही है, यहाँ पे फ़िल्टर जितना होगा वो अच्छा होगा। और वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं, यूनिफिकेशन। अब देखिए, ये सारे डिपार्टमेंट मिलके अगर एक यूनिफाइड प्लेटफ़ॉर्म है, एपीआई से ही आप कनेक्ट कराओ, इंटीग्रेट कराओ आपस में एट गवर्नमेंटल लेवल, तो कोई भी अगर कंपनी खोल रहा है, उसको सारा कुछ एक ही जगह मिल रहा है, बेस्ट। क्या रशिया में मतलब वन स्टॉप सॉल्यूशन है कि मतलब आपने एक जगह पर रजिस्ट्रेशन कराया और सारा काम हो गया, और इंडिया में ऐसा नहीं है, राइट? है, बहुत सारी चीज़ें इससे ज़्यादा अच्छे से ऑटोमेटेड है हुँ। और वो नेचुरल भी है, एडवांस में है, 5-10 इयर्स टेक में, तो वो है। और यहाँ पे भी रेप्लिकेट हो रहा है और होना चाहिए, यूनिफ़िकेशन होना ही चाहिए। मुझे अभी भी याद है, मुझे टैक्स के लिए अलग से इंस्पेक्टर के साथ कॉल पे रिलेशनशिप मैनेजमेंट बोलना पड़ा होगा। बनाना पड़ा। मैं पे ही नहीं किया, आई डोंट बिलीव इन ब्राइब। हाँ, मैं ये भी नहीं कहूँगा मैं कभी पे नहीं करूँगा, हाँ, क्योंकि ह्यूमन कैपेसिटी की अगर आप लाचार होते हो कभी, तो आपको करना करना ही पड़ेगा। पड़ेगा। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ हमेशा मैं ना करूँ, तो मैंने नहीं किया। टैक्स ऑफ़िसर के साथ और शॉप रजिस्ट्रेशन के साथ मैंने नहीं किया। वो विज़िट के लिए आए, मैंने कहा विज़िट करो, ना करो, आपकी अपनी जॉब है, आई एम नॉट गोना पे। मैं क्लियरली बोला। यहाँ पे एक और यहाँ पे सॉरी टू से, हाँ, शायद ये अच्छा फीडबैक के लिए हम बात करें, वी आर नॉट हियर टू कंप्लेन, राइट, राइट, दैट्स नॉट आवर जॉब। एब्सोल्यूट हमारा राइट। जॉब ये है कि अच्छी चीज़ें दें, अच्छी चीज़ें सामने प्रोपेगेट करें और अच्छाई ही करें, प्रोडक्ट वाइज़ भी, टेक वाइज़ भी, और जो हम बात भी करें उसमें भी अच्छाई हो। जी। लेकिन ये एक जेन्युइन और जेन्युइन फीडबैक है कि यहाँ पे ब्राइब लेना, स्पेशली इन दिस टैक्स एंड अदर थिंग्स, ये एक नॉर्म है, जो मैंने देखा कंसल्टेंट के थ्रू भी, कि सर आपको कॉल आएगा, इंस्पेक्टर होगा, वो 10,000 5,000 माँगेगा, उसको चुप करके दे दे देना है। देना। तो ये एक नॉर्म है, जो मैं पॉडकास्ट के स्टार्ट में बता रहा था, 20% हमने कमर्शियलाइज़ किया है। हुँ। तो मैं अब अगर बाहर से आया हूँ या बाहर रह के आया हूँ, अगर मैं 2 अच्छी चीज़ें सीखा हूँ, उसको मैं अप्लाई ना करूँ, मेरे ह्यूमन होने का, प्रोफ़ेशनल होने का क्या लॉजिक है फिर? ट्राई तो कर सकता हूँ ना, मैं फ़ेल हो सकता हूँ, होऊँगा भी शायद, और बहुत जगह होऊँगा, क्योंकि एक सिस्टम बना होता है, उसके साथ आप फ़ाइट हमेशा नहीं कर सकते, लेकिन करना पड़ेगा। जितना आपके पास है पोटेंशियल, आप करो। आप फेल होंगे तो कम से कम ये पता चलेगा कि फेल नहीं हुए, ये ट्राई तो किया, फेल हुए ट्राई तो किया। तो वो है, अगर वो ऑटोमेशन में आता है ना यहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें भी मिटिगेट होती। एब्सोल्यूट। क्योंकि आप देखिए, आप अब ऑफिस रजिस्ट्रेशन में आप वो जियो टैगिंग करते हो, तो सारा तो ऑटोमेट हो गया सब ना। तो दिख रहा है। फिर एक ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से आपका ये बॉटलनेक क्यों बने? सारा ऑटोमेट होना चाहिए, सही बात है। रईस सर, आपने एक बात बहुत अच्छी पकड़ ली, और अब थोड़ा-सी अपने आपके सॉफ्टवेयर से थोड़ा-सा अलग बात करते हैं और एक जनता की भलाई के लिए बात कर लेते हैं थोड़ी-सी इस पॉडकास्ट में वापस। मैं चाहता हूँ कि इंडिया में ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस हो। मैं चाहता हूँ कि इंडिया में भ्रष्टाचार, ये जो बिज़नेसमैन के साथ हो रहा है, ये खत्म हो। तो उसके लिए मैं एक डिमांड रख रहा हूँ, वो है सीए अकाउंटेबिलिटी एक्ट की। हाँ, वो एक्ट ये है सर कि आप टैक्स भरते हो, रजिस्ट्रेशन लेते हो, सब कुछ करते हो, बट फिर भी आपका सीए आपको बोलता है कि उसको ₹5,000 दे देना, ₹10,000 दे देना। और जब आप उसका टैक्स भर देते हो, फिर भी आपकी टैक्स में कोई गलती निकलती है, जो कि आपको पता नहीं होती है, उस पे भी आपको इनकम टैक्स देना पड़ता है, आपको एडिशनल अमाउंट देना पड़ता है, आपको ब्राइब देनी पड़ती है। आज आप बिज़नेस कर रहे हो, 5-6 साल बाद जब आपके पास नोटिसेज़ आएँगे कि यार आपने ये फलाना चीज़ में गलती करी थी, अब आपको इतना इसका डिफ़ॉल्ट पे करना है, प्लस इसका इंटरेस्ट इतना पे करना है। नहीं करोगे, फँस गए, सिस्टम में आपको ब्राइब देके आगे निकलना पड़ेगा। ये हर बिज़नेसमैन के साथ इंडिया में हो रहा है। इसको स्टॉप करने के लिए अगर सीए को अकाउंटेबल नहीं बनाया गया, मैं चाह रहा हूँ कि जो भ्रष्ट आदमी है, जो भ्रष्ट बिज़नेसमैन है, जो भ्रष्ट सीए है और जो भ्रष्ट ऑफ़िसर है, उन तीनों का गेम चलता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। पर हम ये बोल रहे हैं कि जिस आदमी ने टैक्स फाइलिंग सही करी है, हर चीज़ का पैसा आपको प्रॉपर पे किया है, सारे कंप्लायंसेस फ़ॉलो किए हैं, उसको एक सीए सलाह देता है कि यार ये चीज़ करनी चाहिए, ऐसा-ऐसा होता है और ये ऑडिट होती है। अगर वो ऑडिट पे सीए ने साइन कर दिए हैं कि भैया ये ऑडिट एकदम परफेक्ट हुई है, अब इसमें कोई चार्जेस नहीं आ सकते, नोटिसेस नहीं आते, फलाना नहीं आ सकते। अगर बाई चांस कोई चीज़ आती है, तो सीए की गलती होनी चाहिए, सीए को पकड़ना चाहिए, सीए से पैसा लेना चाहिए। आपने आज एक कंसल्टेंट रखा, सीए छोड़ के चला गया, पता चला उसने कुछ गड़बड़ करी, 3 साल बाद आपको नोटिस आ जाएँगे। 2020 के वैट के नोटिसेज़ आज निकाले जा रहे हैं कि आपने ये भरा था, इसका आपको इंटरेस्ट पे करना है, आपने ये नहीं भरा। 2020 में मैंने कुछ भरा था, उसका कुछ ₹25,000 रह गया, उस 25,000 को इंटरेस्ट के साथ में आपको पे करना है। क्यों करेगा एक बिज़नेसमैन पे? सो मैं सरकार में ये बात रखने जा रहा हूँ आज से कुछ टाइम में कि सीए अकाउंटेबिलिटी एक्ट अगर आप लेके आ गए, तो आपको 13 करोड़ 14 करोड़ जितने भी व्यापारी हैं, उन पे ध्यान नहीं रखना है।
जो अच्छे लोग उन पे ध्यान नहीं रखना है, बुरे लोगों को तो आप वैसे भी पकड़ रहे हो ना, आप तो ईडी है, आपके पास सीबीआई है, आपके पास सब कुछ है, वैसे भी पकड़ रहे हो आप उन लोगों को, और उनको तो पैसा वैसे भी जब्त कर रहे हो, पर जो ईमानदार है उसके साथ भ्रष्टाचार क्यों कर रहे हो? आप उसको खत्म करो। अगर ये एक्ट आ गया तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इतना इतना अच्छा हो जाएगा इंडिया में। जो भ्रष्टाचार चल रहा है वो चलेगा, उसको आप नहीं रोक सकते, वो लोग करप्शन है जो करेंगे, बट जो सही कर रहा है उसके साथ गलत नहीं होना चाहिए। अच्छी बात है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एफर्ट्स। मैं एक रिसेंटली देख रहा था, चीफ ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, अगर मैं टर्मिनोलॉजी सही यूज़ कर रहा हूँ, तो उनका एक इंटरव्यू था, एक सेमिनार था, वहाँ पे वो बात कर रहे थे। उन्होंने एक अच्छी बात बोली कि टैक्स इंडिया में हम ऐसे इसको बिठा के रखे हैं टैक्सेशन को, डिसिप्लिन ऑफ टैक्सिंग को और प्रोटोकॉल्स ऑफ टैक्सिंग को, कि ये लगता नहीं है कि ये फैसिलिटेशन के लिए है, ये लगता है ये आपको सफोकेट कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस आप हमें समझनी चाहिए, जो भी अथॉरिटीज में है, जो ड्राइवर्स है इसके। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को चेंज करना पड़ेगा। टैक्स का जब टैक्स दिमाग में आएगा, ये ऐसे होना चाहिए, ये फैसिलिटेशन है, ये टैक्स नहीं होना चाहिए कि आप फंस गए। टैक्स टेररिज्म नहीं होना चाहिए। हाँ, ये आप फंस गए, अब ये बॉटल लेके फिर वो बॉटल लेके फिर वो बॉटल तो वो इसलिए बोल रहे थे, जब मैं उनका सुन रहा था, कि वो उस टाइम डेटा उनके पास था, बहुत सारी फॉरेन कंपनीज रोल आउट करके चली गई, और जब उस पर डीप डाइव किया गया तो उनको बोला गया, जस्ट एन एग्जांपल, एक सिंपल एग्जांपल उन्होंने दिया, जो उनका कोट अनकोट कर रहा हूँ, कि आपको अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे थे, आपने फलाना कोड नहीं डाला, जैसे एक एग्जांपल के लिए लेते हैं, क्योंकि मैं अभी भूल गया, मान के चलो उस कोड का नाम था 16A या कुछ भी, तो आपने वो नहीं दिखाया, तो वो ना दिखाने से आपका जो जितना भी एक्सपोर्ट हुआ, वो आपका डोमेस्टिक में दिखा रहा है, गलत हो गया वो वो। एक्सपोर्ट हुआ ही नहीं है। हाँ। तो उसमें जो ड्यूटीज होंगे, जो भी टैक्सेशन होगा, वो अलग से बैठेगा। आप तो वो बैकडेट करके दे रहे हैं आपको पिछले 10 साल से, 5 साल से, जैसे आप बोल रहे कि आपने एज बिजनेसमैन सब तो किया, और वहाँ पे सिग्नेचर भी आ गया, किसी ने वेट भी किया अपने कोड के साथ, लाइसेंस के साथ। तो उनके मामले में क्या हुआ, जब बैकडेट करके वो चले गए, तो उनको फिर उसमें देना पड़ रहा था कुछ 12 करोड़ या 10 करोड़ जो भी, और फिर उनको ये भी बताया गया कि आप या तो आप ये करो, या आप 2-3 लाख इसमें ब्राइब दे दो, हम इसको अब चेंज करेंगे। बस सही। हाँ। तो फॉरेन कंपनी, उनके लिए 12 करोड़ या 2 लाख को कंपेयर करना, सब हर कोई बोल सकता है 2 लाख ही ठीक है, लेकिन फॉरेन कंपनी होने की वजह से, कल्चरल डिफरेंस होने की वजह से, उनको ये समझ आ गया, यहाँ पे अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, और यहाँ पे सिस्टम आपको डिक्टेट नहीं कर रहा, आप इसमें एक पर्सन भी डिक्टेट कर सकता है। वो एक एरर की वजह से या एक इंजेक्शन ऑफ पेन की वजह से आपके सालों का पूरा ही गेम चेंज कर सकता है। एक आदमी चेंज कर हाँ, सकता है। एक आदमी। तो यहाँ अच्छा है कि बेटर इज टू रोल आउट एंड बेटर इज टू पैक योर बैग्स। राइट। तो वो उन्होंने बोला था, क्योंकि उस ईयर में बहुत सारे फॉरेन कंपनीज ने पैकअप किया था, और जब डीप डाइव की देखा गया ये था। तो यहाँ पे एग्जैक्टली आपकी बात सही है। तो दो चीज़ें हैं, ह्यूमन वाइज यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, और टेक वाइज ऑटोमेशन होना चाहिए, जो है भी इंडिया में बहुत अच्छा हो रहा है। तो जितना भी आप ऑटोमेट करोगे, 100% यहाँ से आप ह्यूमन कंट्रोल को कम करोगे, ऑटोमेटिकली ये चीज़ें खत्म हो गई। सर ये डे वन पे हो सकता है, डे वन पे टैक्स ऑटोमेशन जो है वो डे वन पे हो सकता है। इंडिया के पास पैसे की कमी नहीं है, दिमाग की कमी नहीं है, टैलेंट की कमी नहीं है, लीडरशिप की कमी नहीं है। जब आपके पास कोई कमी नहीं है किसी भी तरीके की, तो फिर आप ट्रांसपेरेंट सिस्टम क्यों नहीं ला रहे हो? डे वन पे हो सकता है। हम ये बात बोल रहे हैं कि ये हो रहा है, होगा, होता रहेगा, हो जाएगा, तब तक तो आप निपट लोगे, हम निपट लेंगे। और नई जनरेशन भी यही बोल रही होगी कि ये होगा, हो रहा है। आपने बोला ना आईएनजी लगा हुआ है, हाँ, आईएनजी। एग्जैक्टली आपकी बात सही है, लेकिन मैं अपना ही तो इसमें रिलेट कर सकता हूँ। मेरे पास अगर एक प्रोडक्ट मैं ऑटोमेट करूंगा, ऑटोमेट से ऑटोमेट करूंगा, राइट। सो दैट मैं किसी के सिस्टम में ना पड़ूं। मैंने आईएएस ऑफिसर का इंटरव्यू किया था एक कर, मतलब वहाँ आईएएस ऑफिसर थे वो, पीएमओ में डायरेक्टली काम करे हुए हैं। ओके। उन्होंने बोली ये बात मेरे पॉडकास्ट में कि अभिषेक जी, आई डोंट नो कि पीएमओ उसको ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं करता है। मैंने सुब्रमण्यम स्वामी जी से बात करी, इंडिया के टॉप पॉलिटिशियन है, मेरे पॉडकास्ट पे वो आए, मैंने उनसे बात करी, उन्होंने बोला कि अगर आप ट्रांसपेरेंट कर दोगे तो अदानी मोदी को पैसा कैसे दे पाओगे?
जो पैसा आप ले रहे हो वो कैसे कैसे ले पाओगे? तो उनके स्टेटमेंट है बड़े बड़े लोगों के, तो इंटेंशनली नहीं चाहते कि ट्रांसपेरेंट सिस्टम हो, बट मैं ये चाहता हूँ पर्सनली कि भ्रष्टाचार करो, जो करना है करो, बट ईमानदार आदमियों को मत फंसाओ। चलो अपन ब्रिटिश पे वापस आते हैं। ये इंडिया की वॉर चलती रहेगी कि टैक्सेशन है, चलता रहेगा ये। इसको जितना जल्दी हो उतना जल्दी लाना पड़ेगा सिस्टम में। बट एक डेटा पॉइंट की भी बात करते हैं कि जैसे आप बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हो, तो वो डेटा पॉइंट आपके सर्वर पे चला जाएगा, देन वो डेटा लूज हो सकता है, वो डेटा का मिसयूज हो सकता है, तो उसको कैसे कंट्रोल करेंगे सर? ये डेटा मिसयूज नहीं हो सकता है क्योंकि एन्क्रिप्टेड होता है, अगर यहाँ हो भी ना फॉर एग्जांपल, लेकिन हमारा यहाँ पे हमारा ऑन प्रेमिस प्रोडक्ट भी है फॉर एग्जांपल, तो हमारा ऑन प्रेमिस प्रोडक्ट में पूरा कंट्रोल कस्टमर के पास रहता है, और इंडिया में भी हमारे बैलेंसर्स है डेटा में, और हम इंडिया में ही डेटा को रखने जा रहे हैं पूरा। हमारा रशिया में या किसी और कंट्री में डेटा नहीं जा रहा है। वो ऑब्वियसली आपका अमेज़न पे है, वो सिंगापुर पे भी हो सकता है, वो एशिया में कहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे बात यहाँ ये नहीं है कि रशिया या स्टेट्स या कोई अदर कंट्री, लेकिन यहाँ पे डेटा रखना उससे हमारा भी अच्छा काम बनता है। इट्स नॉट, ये रेगुलेशन वाइज ही नहीं है, आपका परफॉर्मेंस भी इफेक्ट हो सकता है कभी। आपका लोकल डेटा होस्टिंग से आपका आपके जो परफॉर्मेंस इंडेक्स है वो भी चेंज होता है, लैगिंग भी कम होता है। तो ऑब्वियसली हमारे में ये है, हम यहीं पे रख रहे हैं। अभी हमारे बैलेंसर्स है इंडिया में, हम पूरा डेटा यही रखने जा रहे हैं। इंडिया में रख रहे हैं। हाँ, लेकिन इसका अभी सिक्योरिटी के साथ कोई टच नहीं है, पूरा डेटा एन्क्रिप्टेड होता है, और हमारे ऑन प्रेमिस क्लाइंट्स जो भी है उनका पूरा कंट्रोल उनके पास है, और क्लाउड में हमारा पूरा एन्क्रिप्टेड है। तो डेटा के हिसाब से तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ, परफॉर्मेंस वाइज़ एंड इस काइंड ऑफ कंप्लायंस वाइज़ अच्छा रहेगा इंडिया में होना। एक बात बताओ, जैसे आपने बोला कि फॉरेन कंपनी रोल आउट कर जाती है, चली जाती है वापस। मान लो आप यहाँ इंडिया में आए हो आज और बहुत सारी कंपनी के साथ में काम कर रहे हो, और कोई गवर्नमेंट कंप्लायंसेस की वजह से या कोई ऐसे इशू की वजह से आपको भी रोल आउट करना पड़े बीच में ही, तो देन फिर उसके बाद में जो क्लाइंट अपने से जो ऑनबोर्ड हुए उनका क्या होगा? नहीं, पहले तो मैं ये बोलूँगा, मैंने नहीं बोला कि इंडिया कंपनीज़ रोल आउट कर रही है, मैंने आपको ऑडिटर जनरल का राइट। कोट अनकोट हाँ। बताया। और हमारा हम रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस नहीं है, हमने इंडियन ऑफिस खोला है, 100% इंडियन, ओके। क्योंकि हमारा मिशन ही यही था। हम इंडिया में इस प्रोडक्ट को रीसेल करने जा रहे हैं, और हम इंडिया में इसको लॉन्ग टर्म में ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम एक फॉरेन कंपनी है, कल को कुछ भी हो जाता है, माइनस प्लस पॉलिटिकल अपॉलिटिकल कुछ भी, और हम रोल आउट करेंगे या बैक आउट करेंगे, वैसा कोई नहीं है। हमारा यहाँ पे प्लान ये है, हम सर्विस इंडस्ट्री में हैं, हमारा सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है, तो इसका ऑब्वियसली नीड ज़्यादा से ज़्यादा होता जाएगा। हमारा यहाँ पे ये फ़ोकस होना चाहिए कि हम अपने प्रोडक्ट को फिट कैसे रखें। बाय फिट व्हाट आई मीन कि फीचर्स जो चेंज हो रहे हैं, जो कस्टमर्स को चाहिए, वो वीकली भी बदल रहे हैं। इतना टेक, क्योंकि टेक है ना, हम किसी टैंजिबल प्रोडक्ट में तो डील नहीं कर रहे हैं। तो हमें हमारा मिशन और हमारा पूरा एनर्जी वहाँ होना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, हम अपने प्रोडक्ट का हमारा डिफाइंड रोड मैप है, प्लस हमारा जो थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन होना चाहिए कस्टमर को, टेलीफ़ोनी हो गया, किसी बुक कीपिंग में कुछ हो गया जो हमारे सॉफ्टवेयर में नहीं है, वैसी चीज़ें लाके देना, नेटिवली इंटीग्रेट करना, उसको सुपर कंफर्टेबल बनाना, वो हमारा फ़ोकस है, वो मेरा फ़ोकस है इंडिया में फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स। परफेक्ट। अगर मान लो कोई सीआरएम यूज कर रहा है, अब वो स्विच करना चाहता है, तो क्या पूरा का पूरा डेटा एज इट इज ट्रांसफर हो जाता है? हाँ, ऑब्वियसली वो होना भी वैसे ही चाहिए ना, हाँ। हमारे पास प्लगइन्स है डेटा माइग्रेशन के। आप कोई भी सीआरएम यूज़ करो, मोस्ट ऑफ द मेन, आपको एक प्लगइन मिलेगा, आप डेटा माइग्रेट इन सेकंड्स, मिनट्स कर सकते हो। आपको डेटा वाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, हम्म। कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी कोई प्रकार का नहीं हो। प्रॉब्लम नहीं हो। अच्छा, मेरे को एक प्रॉब्लम सॉल्व करो आप यहाँ बैठे बैठे। मेरे हज़ारों इन्फ्लुएंसर्स है, मैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कंपनी रन करता हूँ, और हज़ार इन्फ्लुएंसर को हम पे आउट करते हैं, उनका ट्रैक करते हैं कि उन्होंने कब वीडियो डाला, कब नहीं डाला, कब पे आउट हुआ, कब पे आउट नहीं हुआ, किसका टैक्स कटा, किसका टैक्स नहीं कटा। तो क्या ये मेरे को बिट्रिक्स पूरा हेल्प कर पाएगा इसके अंदर? बिट्रिक्स इसका 80% आपको देगा, 20 इसमें टैक्सेशन का जो आपने बोला, उसमें भी हम आपको थर्ड पार्टी सर्विस इंटीग्रेट करके दे सकते हैं। जैसे टैली हो गया, कोई भी बुक कीपिंग हो गया, जहाँ से आप टैक्सेशन रिकॉर्ड रख पाओगे, किसका कितना टैक्स कटा, कितना कटना चाहिए था, क्या बैलेंस है, और वो यस, वो हम आपको दे सकते हैं। यहाँ पे अगर आपका इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कम्युनिटी है, पहले तो उनके साथ इंटरनल कम्युनिकेशंस, उनके साथ डॉक मैनेजमेंट, राइट।
उनके साथ डेटा मैनेजमेंट, हाँ उनके साथ इवन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। आपके पास मान के चलो 1000 इन्फ्लुएंसर्स हैं, आप 200 के साथ कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट कर रहे हो इस मंथ, फिर 150 के साथ अगले मंथ कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट कर रहे हो, या एट ग्रॉस लेवल आप हज़ारों के साथ पूरे सबके साथ एक प्रोजेक्ट कर रहे हो। तो एक प्रोजेक्ट वाइज सेगमेंटेशन आपको टास्क मैनेजमेंट पोर्टल पे देना, फिर उस टास्क को कंट्रोल सुपरवाइज करना, फिर टास्क विद इन टास्क बनाना। तो वो सारा आपको एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए, सो दैट आप व्हाट्सएप, ईमेल, गूगल डॉक से हट के एक जगह पे रिकॉर्ड रख पाओ और आप कभी भी उसको एक्सेस कर पाओ, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप उसको ट्रैक कर पाओ, सुपरवाइज कर पाओ। ये बिट्रिक्स का एक बहुत बड़ा फीचर है। ये आपको यहाँ पे मिलेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि पॉडकास्ट के बाद हम आपको डेमो दिलवाएँगे रीसेलर से, आप वो सारा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग उस पे लाओ और आप अपनी लाइफ थोड़ी कंफर्टेबल बनाओ। इंडिया में अभी भी एफओबीज़ है, फादर्स बिज़नेस लेगेसी वॉइस, बहुत ज़्यादा, कल ही मैंने पॉडकास्ट किए। 70% है। तो आपको मेरे से ज़्यादा पता होगा, मेरे लिए एक लर्निंग है। तो मैं बात करूँगा तो आप इसको ऑथेंटिकेट या वेट करोगे या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मुझे दोगे फॉर माय लर्निंग। तो अभी भी वहाँ पे वो कन्वर्सेशनल, वो जो मैकेनिज़्म बना बैठा है, कैसे डिसाइड करोगे बिज़नेस, किसके साथ करोगे, कब करोगे, वो स्ट्रिंजेंट है। वहाँ पे आप टेक को घुसने नहीं देते हो ज़्यादा, जैसे आपने एग्ज़ैक्टली बोला। तो वहाँ पे उसमें घुसना और उनको हेल्प करना, नॉट टू पुश देम, ये एक बड़ा चैलेंज है। और इसमें ऑनेस्टली मेरे जैसे बंदे को जो एक कंपनी को मैनेज कर रहा है कंट्री लेवल पे, आप लोगों की ज़रूरत है। क्योंकि आप मार्केटिंग ड्राइवर्स हो। आपको पता है मार्केट में क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, किसके साथ आप अटैच हो। तो आपके नेटवर्किंग को आपको ये मैसेज देना पड़ेगा कि अगर ये ऐसा नहीं है कि हम उनको डिसरप्ट करने जा रहे हैं। हम उनको सच में हेल्प करने जा रहे हैं, क्योंकि उनका एक डेटाबेस डिसीजंस आएगा, उनका सारा हर एक चीज़ उनका एक जगह पे होगा, और ये तो उनके लिए अच्छा है ना। हमारे लिए तो ये बाद में है जब वो पे करेंगे हमें। अगर एक बड़े बिलियनियर के पास अभी वो डिजिटाइज़ेशन नहीं हुआ है फॉर एनी रीज़न, बिकॉज़ ही इज़ इन दैट एफओबी सेगमेंट, तो वहाँ उनको आप एक प्लेटफ़ॉर्म दे रहे हो, उनका सारा काम आप ईज़ कर रहे हो। आप उनको एक फ्री में कंसल्टेंसी भी दे रहे हो, क्योंकि वो तो पहले कंसल्टेंसी की तरफ वो सेंसिटिव है। वो तो सुनेगी भी नहीं, उनके पास टाइम भी नहीं है, और उनके पास टीम भी नहीं होगा, जो वो रोल आउट करेगा कल को। तो वहाँ पे अगर आप एक रीसेलर हो, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी हमारा रीसेलर है, या हमारा मार्केटिंग में भी कोई वीडियो छोटे से छोटा आ रहा है, उसमें वो मैसेज क्लियर होना चाहिए। राइट। तो वो उसी से एक सक्सेस स्टोरी बनती है, और स्ट्रैटेजी का वो सोल है। तो यहाँ पे मुझे आप जैसे नेटवर्क की हेल्प चाहिए। हम करेंगे, हम हेल्प। आप इसमें ड्राइवर हो, एक मैसेज को कैसे आगे लेना है फॉर द बेनिफिट ऑफ द अदर पर्सन। सेल देखिए, सेल इज़ ऑलवेज़ सेकेंडरी। सेल प्रोसीड होती है। सेल के लिए कोई भी स्ट्रैटेजी, कोई भी मार्केटिंग नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे बिट्रिक्स जैसा प्रोडक्ट, जो पूरा एक कंप्लीट प्रोडक्ट है, कोई स्टार्टअप नहीं है, और सालों से है मार्केट में, इंडिया में भी सालों से है, और 192 कंट्रीज़ में हमारे क्लाइंट्स हैं। राइट। आज की डेट में मोर देन 19 मिलियन क्लाइंट्स हैं। तो कोई स्टार्टअप नहीं है, कोई टेस्टिंग वाले, कुछ ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ बना दिया, किसी को बोल रहा हूँ कि आप एक्सपेरिमेंट करो और अपना कैश बर्न करो। तो यहाँ पे ऐसे प्रोडक्ट को इंडिया में आना चाहिए। और क्यों आना चाहिए, जब आप मुझे ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स हैं। हुँ। इसलिए आना चाहिए क्योंकि मैं आपका कॉस्ट कम कर रहा हूँ। आप जाइए, आप चेक करिए, आप किसी भी मेरे कॉम्पिटिटर को देखिए, उनका प्राइस देखिए, फीचर्स देखिए, फिर आप बिट्रिक्स पे जाइए, फिर आप कंपैरेटिव एनालिसिस में जाइए। हमारे बिट्रिक्स में यूज़र वाइज़ भी नहीं है। आप हमारे कॉम्पिटिटर्स को देखोगे, वो सारे यूज़र वाइज़ सेल करते हैं। मैं तो सर बोल रहा हूँ बेटर, मतलब आप विश्वास नहीं करोगे, 13 करोड़ जीएसटी रजिस्टर्ड है इंडिया में। कितना विश्वास, कितना पता होगा कि कितने लोग सीआरएम यूज़ कर रहे होंगे? मैं 1% भी नहीं बोलूँगा। 13 करोड़ में से 1% भी नहीं, तो आपको तो प्राइस कंपैरिज़न की बात भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा मार्केट है इंडिया में, जो लोगों को वास्तव में डेटा के लिए यूज़ करना चाहिए। जो आपने फैमिली ओन्ड बिज़नेस की बात करी, जो नहीं कर रहे हैं। मैं कल एक कंसल्टेंट के साथ बिज़नेस वो पॉडकास्ट कर रहा था, तो उन्होंने बताया कि ये लोग सब डेटा-वाटा पे नहीं देखते हुए उनका वो चल रहा होता है। बट आज ऐसा हो रहा है कि ये लोग अपने से स्मार्टर पीपल को लेके आ रहे हैं। एक तो फैमिली ओन्ड बिज़नेस होता है कि आप इंस्ट्रक्शन देते हो, पर अब ये लेके आ रहे हैं कि बिज़नेस चले, बट वो डेटा ड्रिवन चले। तो आज मार्केट बदल रहा है अभी। एफओबीज़ में यही तो है ना, अभी जो उनकी सेकंड, थर्ड, फोर्थ जनरेशन है,
वो दे आर बदल वेरी स्मार्ट इन दिस सेंस। ऐसा नहीं है कि वो अपने फोरफादर से स्मार्ट बिजनेस में है, नहीं। वो जो टेक एड है, अपने प्लेटफॉर्म को, अपने बिजनेस इकोसिस्टम को कैसे आपको ज़्यादा ऑटोमेट करना चाहिए, स्ट्रीमलाइन करना चाहिए, ईज़ देना चाहिए, ऑपरेशनल ईज़, अपने आप को भी और अपने एम्प्लॉइज़ को भी, वो वाली जनरेशन उसमें बहुत स्मार्ट है। तो उनके पास भी टाइम नहीं है। राइट और यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है, जो मेरी एक लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है इंडिया की, ये आप एग्री करोगे या आप करेक्ट भी कर सकते हो, यहाँ पे बहुत सारा बज़ बना हुआ है स्टार्टअप्स का, और उनका 99% फंडिंग आ रहा है, और वो फंडिंग को एक ग्रुप बना के दे रहा है, तो पैसे का इधर से उधर हो रहा है, कॉन्सेप्ट्स पे कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, लेकिन एक रियल कॉन्सेप्ट बनाना, फिर उस पे काम करना, फिर उससे कुछ करके दिखाना, फिर फंडिंग आना चाहिए। 0% स्टार्टअप ऐसे से है। मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, फिर स्टार्टअप का फंडिंग आना चाहिए। राइट तो वो जब कुछ करके देगा, वो करके देगा क्या होता है, वो एक रियल कॉन्सेप्ट दे रहा है, प्रोडक्ट दे रहा है, लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, और उससे एक सोल्यूशन आ रहा है। फिर जब यही प्रोडक्ट आप नेशनल लेवल पे ले जा रहे हो, तो आपके जो 70% एफओबीज़ है, उनको भी उसमें यूएसपी दिखेगा। ऑब्वियसली वो उसको यूज़ करेंगे। जो उनके 4th या 3rd जनरेशन बैठे हैं सीएक्सओ लेवल पे, वो देखेंगे कि ये प्रोडक्ट है, यूज़ इसका एक यूटिलिटी है, वो यूज़ करेंगे। लेकिन हो क्या रहा है, इसमें भी एक अलग से एक इंडस्ट्री विद इन इंडस्ट्री बनी है। आप फंडिंग के लिए एक ग्रुप बैठा है, वो पैसे कहाँ से ला रहा है अलग स्टोरी है। फिर वो स्टार्टअप्स का मशरूमिंग बना रहे हैं। स्टार्टअप्स के पास सुबह जब वो नींद से उठते हैं एक कॉन्सेप्ट होता है, ब्रेकफास्ट पे एक होता है, आफ्टरनून में एक होता है, डिनर पे एक कॉन्सेप्ट होता है। तो कॉन्सेप्ट एक स्पाइरल बन रहा है, फंडिंग हो रही है, और इससे बहुत बड़ा नुकसान भी हो रहा है इन माय हम्बल ओपिनियन। आई मे बी रॉन्ग, आई मे बी पार्शियली करेक्ट। इससे बहुत बड़ा नुकसान भी हो रहा है। इससे आप एम्प्लॉइज़ को ला रहे हो, थाउज़ेंड्स ऑफ थाउज़ेंड्स, फिर उनको टेस्ट करके लाइक मशीन्स उनको फायर भी कर रहे हो, क्योंकि आप जब आपका कॉन्सेप्ट राइट ही नहीं सही है, राइट आपका प्रोडक्ट कहाँ जाएगा? फिर वो बेचारे भी खराब, और वो अपनी सैलरी को डबल करने के चक्कर में स्टार्टअप्स में घुसे जा रहे हैं, 7-8 में 1 साल की एक्सपीरियंस लेके। उनको लगता है कि नहीं बहुत सही बोल रहे हो आप मेरा ये। तो निकल पड़ा। हाँ तो आपका अभी एक टीम मेंबर होगा, 2 दिन बाद आपको पता भी नहीं चलेगा उसने मूव किया है। क्यों? आप उसको 1 लाख दे रहे राइट हो, उसको 2 लाख मिल रहा है। हाँ राइट लेकिन उसको वो 3 महीने मिलेगा, 6 महीने। 7 महीने बाद वो फिर से आपका नंबर देखेगा फ़ोन में। मेरे पास शायद ऐसे मेरा फ़ोन उठाया मेरे पास अभिषेक। ऐसे एम्प्लॉई है जो 25-25 लाख का पैकेज छोड़ के हाफ पे काम कर रहे हैं। ऑर्गेनिक ग्रोथ है ना, देखिए, यहाँ पे एक समझना चाहिए, अगर हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, मैं अपने प्रोडक्ट के लिए आया हूँ, आप मेरे से इंटरव्यू ले रहे हैं, ये एक एम्पिरिकल स डील है, ये अंडरस्टूड है, लेकिन हमें जो सुनने वाले होंगे, वो हमारे बायर नहीं होंगे ना नहीं सारे। नहीं तो हमारे जो अगर मान के चलो 1 मिलियन लोग हमें सुनेंगे टोटल में, आई होप मोर, तो उनमें 10% हो हमारा क्लाइंट हो सकता है, 5% हो सकता है। लेकिन जो बाकी सुनेंगे उनका टाइम खराब नहीं होना चाहिए ये पॉडकास्ट सुन के। अगर उनको एक बात भी यहाँ पे अच्छी मिलती है ना सुनने में, आपके मुँह से, मेरे मुँह से, तो वो मैं समझूँगा कि मेरा टाइम अच्छा हुआ। एब्सोल्युटली राइट तो कहना मैं क्या चाह रहा हूँ यहाँ पे, कोई भी चीज़ हो दुनिया में, रिलेशन हो, वर्क हो, स्टडी हो, बिल्डिंग समथिंग हो, कुछ भी हो, जब तक वो ऑर्गेनिक नहीं है, वो रियलिटी नहीं है। किसी भी चीज़ को आप अपनी लाइफ़ को रिवाइंड करके देखो, जब आपने कोई शॉर्टकट लिया है, आपको क्या मिला? फेल ही हुआ। किसी भी चीज़ में। हाँ बिल्कुल आप फेल। बिज़नेस की बात करो, रिलेशन की बात करो, किसी भी चीज़ की बात करो, शॉर्टकट है ही नहीं। शॉर्टकट किसी भी चीज़ में नहीं है। हम बने ही हैं ऐसे, ह्यूमन्स आर मेड लाइक दैट। अगर आप एथिस्ट हो, आप लॉजिकल में भी जाओ, तो आपको लॉजिक के बेस पे ही जाना पड़ेगा। अगर आप किसी भी रिलीजन से बिलॉन्ग करते हो, आप देखोगे एडम स्टोरी या कोई भी, उनको भी मेहनत करके फिर लेना पड़ा करेक्ट रिडेम्पशन एंड ऑल दैट, राइट? तो ऑर्गेनिक वे में ही आपकी रियलिटी है। जब तक आप ए से बी तक नहीं जाओगे, बी से सी तक नहीं जाओगे, आप कामयाब नहीं होंगे। तो यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है कि इस चक्कर में, इस स्पाइरल ऑफ स्पाइरल के चक्कर में बहुत सारे लोग, उनका नुकसान हो रहा है। बिल्कुल राइट है। तो ये तो पता है, फंडिंग करने वाले को भी पता है, अगर मैं 10 स्टार्टअप्स को फंड कर रहा हूँ, 3 ही चलेंगे, 2 ही चलेंगे, वो तैयार है। और वो लेने वाले 8 भी, वो भी तैयार है। लेकिन नुकसान किसका हो रहा है? इंडस्ट्री का इटसेल्फ नुकसान हो रहा है, और जो इसमें लोग जा रहे हैं, उनका नुकसान हो रहा है, और फ्री में पूरा नुकसान हो रहा मार्केट खराब है। हो और जाता है। अभी जब स्टॉक्स भी नीचे आ रहे हैं, उसका भी एक वजह ये भी हो सकता है ना, राइट कि नॉन परफॉर्मिंग, हम्म कि उसमें वैल्यू नहीं दिख रहा है चीज़ों में। जबरदस्ती थोपा जा रहा है, जबरदस्ती थोपा जा रहा है कि ले लो। हाँ, मैं एक लिंक्डइन पे शॉर्ट वीडियो परसों देख रहा था, उसमें मैं ये देख रहा था कि आईपीओज़ का, जब से भी बने हैं, कितने आईपीओज़ क्या कर रहे हैं। तो वो उसमें कुछ कैलकुलेशन दिखा रहा था कि अगर आपने सभी आईपीओज़ में एक-एक बैच भी लिया होगा, आप आज की तारीख में
आपका नुकसान है 40%। राइट। मैं तो कह रहा हूँ आईपीओ की भी वैल्यू, आईपीओ का भी जो आप ऑडिट होती है ना, उसमें भी सीए जिम्मेदार होना चाहिए कि अगर आईपीओ फेल हो रहा है तो क्यों हो रहा है। अगर उसमें भी जिम्मेदारी, क्योंकि आप तो वैल्यूएशन का गेम है ना, 5-10 हज़ार 10 हज़ार करोड़ का बना लिया आपने मार्केट। आज मैंने खरीदे, किसी के शेयर खरीदे 4-5 कंपनियों के, जब उन्होंने, मैं भी एकदम जोश में आता हूँ, नहीं नहीं खरीद लेते। जैकपॉट है। वहाँ 5 लाख रुपए खरीदे और 2 लाख रुपए वैल्यू नहीं रही सर उनकी, बताओ कैसे ये है ना, करेंगे। तो बिट्रिक्स यहाँ पे एक एक खुशी है मुझे, हम फंडेड नहीं है, हाँ। तो हम घुमाने के चक्कर में नहीं है, दिखाने के चक्कर में नहीं है। वही एक वजह ये भी है अनफॉर्चुनेटली कि हमारा बज़ इंडिया में नहीं था। प्रोडक्ट बेस्ट है, बज़ नहीं था। तो इसीलिए हमने इंडिया में ऑफ़िस खोला। तो बात यहाँ पे बात घुमा फिरा के वहीं पे आती है कि हम अच्छा प्रोडक्ट होके 192 कंट्रीज़ में होके इंडिया में अगर स्टार्ट किया है और प्रोडक्ट बेस्ट है, तो लोग हमें देखने ही चाहिए। शुरू। खरीदे, ना खरीदे, कब खरीदे वो उनका कॉल है। देखनी चाहिए, क्योंकि हम ऑर्गेनिक है, हम फंडिंग नहीं है, हमें वैल्यूएशन में नहीं जाना है, हमें दिखाना नहीं है, तो हम उसलिए यहाँ पे नहीं है। डन सर। बहुत बढ़िया पॉडकास्ट सर। थैंक यू फॉर काफ़ी योर मज़ा आया, बहुत इंटरेस्टिंग बातें हो गई बीच में। तो मेरे इंटरेस्ट की भी थी थोड़ी सी थोड़ी सी आपकी इंटरेस्ट की भी लग रही थी। और काफ़ी धन्यवाद सर, मज़ा आया आपसे थैंक यू, बात करके। थैंक यू वेरी मच। एंड आई होप दिस पॉडकास्ट लोगों की ज़िंदगी चेंज करे। मैं तो चाहता हूँ 100% दिल से कि कोई भी सीआरएम, कोई भी डेटा, कोई भी पॉइंट, एवरीबडी हैज़ टू यूज़ इट। करना हाँ, ही चाहिए एग्ज़ैक्टली, किसी भी और हालत। सीआरएम इसको आप बोल भी नहीं सकते। हाँ, लेकिन हम वी आर नॉट हियर, हम बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, लेकिन एक बात मैं कर रहा हूँ एक्स्ट्रा, सीआरएम अब छोटा-सा वर्ड बन के रह गया है। राइट। अब जितना जल्दी इसको समझ सके, बिज़नेस मैनेजमेंट प्लेटफ़ॉर्म। बिजनेस मैं मैनेजमेंट। आपको एक इनसाइट देना चाहता हूँ बिफोर वी क्लोज़ इट अप, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। हम डेटा कैप्चरिंग करते हैं, हम देखते हैं इंडिया में कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है। तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ अभी, एक कोरोना का भी उसमें एक पुश आ गया और ऑटोमेशन का अब नया आ रहा है, तो जो चीज़ें अगले 20-25 साल में होनी चाहिए थी, वो 20-25 महीनों में होके जा रही है। राइट। तो यहाँ पे क्या है कि छोटी कंपनीज़, बड़ी कंपनीज़ सारी अब डिपेंड कर रही है इंटरनल प्रोसेस मैनेजमेंट को स्ट्रीमलाइन करने में। क्योंकि उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। आपका हाइब्रिड मॉडल ऑफ वर्क है, या अगर आप ऑफ़िस में भी आते हो, अब लोगों के पास टाइम कम होता है एक-दूसरे से मिलने का, या अगर आप पूरा ही रिमोट जॉब कर रहे हो, तो आपका जो इंटरनल टास्क मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट है, वो अच्छा होना चाहिए, और आपको एक ही जगह होना चाहिए। वो ईमेल, गूगल डॉक, माइक्रोसॉफ्ट, व्हाट्सएप, कोई भी अदर मैसेंजर, ये फ्रैगमेंटेड है। अगर आपको एक प्लेटफ़ॉर्म मिलता है जहाँ पे आप इंटरनल एम्प्लॉयी मैनेजमेंट, उनका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, उनका टास्क मैनेजमेंट, यहाँ तक कि उनका अटेंडेंस मैनेजमेंट, उनका केपीआई मैनेजमेंट, अगर आपको एक प्लेटफ़ॉर्म दे रहा है, तो वो ऑब्वियसली आप यूटिलाइज़ करोगे। और हम अभी क्या देखे हैं इंडिया में, हमें इसको हम बोलते हैं टास्क मैनेजमेंट। तो टास्क मैनेजमेंट में हमारा बहुत ज़्यादा डिमांड आ गया है ऑटोमैटिकली। कोई मार्केटिंग वाला कैंपेन नहीं किया हमने। तो यहाँ पे ये एक अच्छा इनपुट है। ऐसी कंपनीज़ को जो टास्क मैनेजमेंट में जा रही है, छोटी कंपनियाँ हैं, 2 एम्प्लॉइज़, 200 एम्प्लॉइज़ तक या 2000 एम्प्लॉइज़ तक जो भी है, वो इसमें सारी फिट बैठती है। और लेकिन जब वो वाली कंपनीज़, उनको सीआरएम चाहिए होता है, या मार्केटिंग के लिए, या सेल्स के लिए, या किसी चीज़ के लिए, जब वो इंटरनेट पे जाते हैं, किसी भी सीआरएम को चेक करते हैं, उनको महँगा मिलता है। अगर सस्ता मिलता है तो फीचर्स नहीं मिलते हैं। तो मैं ज़रूरी बोलूँगा, मैं डेफ़िनिटली बोलूँगा, पॉडकास्ट के थ्रू या आपके थ्रू भी, जो भी अ, इस नीड में होगा, उनको बिट्रिक्स 24 एक बार चेक करना ही चाहिए। और हम पैसा नहीं लेते, हमारा लाइफ़ टाइम प्लान है फ्री, नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड, नथिंग हिडन। फीचर्स लिमिटेड है, लेकिन लाइफ़ टाइम है। वो पहले स्टार्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं, फिर बाय इटसेल्फ वो उसको अपग्रेड कर सकते हैं, जैसा उनका नीड या नो हाउ बढ़ेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जैसे तभी मैं इसको बिज़नेस प्लेटफ़ॉर्म बताया, क्योंकि सीआरएम बताने में हम क्या करते हैं, लीड्स डील्स में फँस जाते हैं, फनलिंग में। तो हमें समझ आता है ये सेल्स या मार्केटिंग के लिए होगा, लेकिन ये बिज़नेस मैनेजमेंट टूल है। बिजनेस अब मैनेजमेंट एचआर टूल है। मैनेजमेंट सारा आ गया इसमें, सारे एम्प्लॉइज़ को टेक ओवर करना। तो ये एक अच्छा पॉइंट है, अच्छा टूल है। तो यहाँ पे मैं चाहूँगा इंडिया में जो भी हमें मार्केटिंग के थ्रू देखे, ऑफ मार्केटिंग देखे, किसी भी जगह देखे, रेफरल थ्रू देखे, हमारी साइट पे आके देखे, उसको टेस्ट करना चाहिए। और प्राइस वाइज़, फीचर वाइज़ उसका एक हेवन ज़ोन मिल रहा है। व्हाई नॉट एक्सप्लोर? एब्सोल्युटली सर। थैंक यू सो मच थैंक यू। सर। थैंक यू सो मच सर। काफ़ी मज़ा आया आपसे बात करके।